भू राजस्व की किस व्यवस्था के अंतर्गत भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत 51% क्षेत्रफल लगभग था। ठीक, रैयतवाड़ी व्यवस्था इसलिए थी क्योंकि हमारे देश में जो रजवाड़ी प्रथा थी पुराने समय से चली आ रही थी। लोग इकट्ठा होकर अपना जो टैक्स था वो राजा को दिया करते थे। अंग्रेजों के समय में भी इस व्यवस्था को अपनाया गया, जहां संभव थी वो लगभग एरिया 51% का हुआ करता था, जिसमें रैयत का मतलब होता है किसान, रैयत का मतलब होता था प्रजा और प्रजा का मतलब किसान। ठीक है, इसमें अंग्रेजों के द्वारा जो टैक्स के लिए समझौता था वो डायरेक्ट किससे लिया जाता था? किसानों से लिया जाता था। किसानों को क्या कहा जाता था? भूमि स्वामी। किसानों के क्या कहा जाता था? भूमि स्वामी कहा जाता था। ठीक है, अब आता है सती प्रथा विरोध कानून सबसे पहले कहां लागू किया गया था? तो बताइए सती प्रथा क्या हुआ करती थी? सती प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जिसमें यदि उसका पति देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी को भी जीवित उसकी चिता के साथ जलना पड़ेगा। ठीक है, ये ऐसी घृणित प्रथा, समाज से बहुत कह सकते हैं इसको कुरीति थी, रूढ़िवादी प्रथा थी। इसको कहां लागू किया गया था सबसे पहले, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो आपको ये संबंध में याद होगा कि सन 1829 में विलियम बेंटिक के द्वारा ये जो कानून लगाया गया था, प्रतिबंध कानून लगाया गया था, किसके प्रयास से लगाया गया था? राजा राम मोहन राय के प्रयास से। ठीक है, राजा राम मोहन राय के प्रयास से लागू किया गया था। तो राजा राम मोहन राय की रिश्ते की भाभी जो लगती थी उनको भी सती प्रथा के अंतर्गत दाह करना पड़ा था, आत्मदाह करना पड़ा था, स्वयं को जलना पड़ा था। तो राजा राम मोहन राय के मन में ये बात घर कर गई। उन्होंने बेंटिक से सहयोग से इस पर प्रतिबंध लगवाया और यह प्रथा सबसे पहले बंगाल में लागू की गई। बाद में मद्रास और बंबई 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। बंगाल सबसे बड़ी थी, बंबई और मद्रास उसकी सहायक थी। तो सबसे पहले 1829 में यहाँ हुआ और फिर 1830 में बंबई में और मद्रास में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बंगाल में 1829 में ही हो गया था और दिल्ली उस समय अस्तित्व नहीं था, जो दिल्ली वर्तमान दिल्ली है। ठीक है, आगे बात करते हैं। कलकत्ता तरुण स्त्री सभा, कलकत्ता तरुण स्त्री सभा की स्थापना कब की गई? कलकत्ता तरुण स्त्री सभा की स्थापना 1819 में की गई और किसके लिए की गई थी? ये स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। ठीक, किसके द्वारा की गई थी? तो ये ईसाई मिशनरी के द्वारा की गई थी। ईसाई मिशनरी कौन होते थे? ईसाई मिशनरियों के द्वारा की गई थी। ईसाई मिशनरी ऐसे व्यक्तियों का समूह या संगठन था जो भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और ईसाई पद्धतियों को प्रसारित करने के लिए भारत आए थे। और इसके लिए बाकायदा इनको 1813 के एक्ट में छूट भी प्रदान की गई थी प्रचार प्रसार करने के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1819। आगे बात करते हैं। इसमें से पूछा गया है कि गलत कथन कौन सा है, तो गलत कथन का चयन करें, बताइएगा। पहला कथन है सहायक संधि के अंतर्गत सतारा राज्य को पहला ब्रिटिश राज्य में मिलाया गया। ये कथन बिल्कुल गलत है। हड़प नीति के तहत सर्वप्रथम हैदराबाद के निजाम को ब्रिटिश राज्य में मिलाया गया, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी की नीति थी, लैप्स पॉलिसी। लैप्स पॉलिसी ऐसी पॉलिसी थी जिसमें यदि राजा मर जाता है या मृत्यु हो जाती है और उसका कोई लड़का संतान नहीं रहता, तो लड़का संतान मतलब पुत्र, यदि पुत्र नहीं रहेगा तो उसके राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाएगा। तो इस नीति के तहत 1848 में इस नीति के तहत उसको सबसे पहले सतारा को मिलाया था। किसको मिलाया था? सतारा को। ठीक है, तो इसका आंसर उल्टा लिखा हुआ है। हड़प नीति के तहत सतारा को मिलाया गया था और सहायक संधि के तहत हैदराबाद के निजाम को। तो जो हैदराबाद का निजाम था ये सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक था। ठीक है, सहायक संधि क्या व्यवस्था थी? सहायक संधि व्यवस्था लॉर्ड वेलेजली द्वारा प्रारंभ की गई व्यवस्था थी, जिसके अंतर्गत ये कहा गया था कि हम आपके राज्य की सैन्य सुरक्षा करेंगे और कोई यदि राजा से हमारा आक्रमण होता है तो आप अपनी सेना हमें देंगे और हम आपकी पूरी सहयोग सहायता करेंगे। लेकिन एक प्रकार से एक गुलामी ही थी, क्योंकि उस राजा को अपनी विदेश नीति, अन्य राजाओं के संबंध में अपनी नीति के लिए अंग्रेजों पर डिपेंड रहना पड़ता था और एक व्यक्ति को अपने दरबार में रखना पड़ता था ताकि ऐसा कोई कार्य ना हो जो अंग्रेजों के खिलाफ हो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्रांतिकारी मंगल पांडे को फांसी कब दी गई?
दोस्तों हमारा इतिहास, भारत का इतिहास बहुत कुर्बानियों से भरा हुआ है। आज हमारे देश में इतने क्रांतिकारी हैं जिनकी जयंती, शहादत दिवस यदि मनाएं तो पूरा कैलेंडर कम पड़ जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। तो ऐसे ही महान क्रांतिकारी थी मंगल पांडे। मंगल पांडे जो क्रांतिकारी थे, इनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी। क्यों दी गई थी? क्योंकि 29 मार्च 1857 को बंगाल की एक बैरकपुर छावनी थी। बंगाल की कौन सी छावनी थी? एक बैरकपुर छावनी थी। और इस बैरकपुर छावनी में इन्होंने चर्बी लगे कारतूसों को मुंह से काटने पर इनकार कर दिया, क्योंकि धार्मिक नीति के अंतर्गत उनको ये भय हो गया था, या ऐसा अफवाह फैली थी कि वो जो चर्बी लगी है वो कारतूस में गाय की चर्बी है। तो उन्होंने काटने से इनकार कर दिया और अंग्रेज अधिकारी की हत्या भी कर दी गुस्सा कर अपने रिवॉल्वर से, जो पिस्टल से। और 8 अप्रैल 1857 को इनको भी फांसी दे दी गई थी। और बाद में इनकी फांसी के बाद देश में आजादी का पहला संग्राम प्रारंभ हो गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं नेतृत्वकर्ता और इससे संबंधित क्षेत्र। बख्त खां कौन था? बख्त खां सेनापति था बहादुर शाह जफर द्वितीय का। बहादुर शाह जफर द्वितीय कौन थे? अंतिम मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, ठीक है, द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय मुगल सम्राट थे और इन्हीं का सेनापति था बख्त खां। तो नेतृत्व कहां से होगा? दिल्ली से होगा। बिरजेश कादिर कौन था? बिरजेश कादिर जो बेगम हजरत महल, ठीक है, बेगम हजरत महल ये लखनऊ के नवाब की पत्नी थी, उन्हीं के साथ थे। तो बिरजेश कादिर का संबंध लखनऊ से। खान बहादुर ने बरेली उत्तर प्रदेश में नेतृत्व किया। अमर सिंह और कुंवर सिंह, अमर सिंह और कुंवर सिंह कहां नेतृत्व किया? जगदीशपुर बिहार में। तो इसका आंसर हो जाएगा पहले का दूसरा और दूसरे का तीसरा और तीसरे का पहला, यानी तीसरा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में बात करेंगे जलियांवाला बाग नरसंहार जांच के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा किस कमीशन का गठन किया गया था? तो जलियांवाला बाग नरसंहार को आपको पता होगा कि 13 अप्रैल 1919 एक ऐसा दिन था जो हमारे देश में सदा के लिए उन नरसंहार की याद दिलाता है, जब पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर के आदेश पर जो वहां की स्थानीय पुलिस थी उसने निहत्थे लोगों पर, जो अमृतसर था, अमृतसर के जलियांवाला बाग में निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा दी और लगभग हजारों लोग मारे गए। तो जो जलियांवाला बाग था, तो जल्ली नामक किसान की, जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति था, उसका बगीचा था, वो इलाका था, वो क्षेत्र था। और वहां बैठे जो शांतिपूर्ण सभा हो रही थी, वो लोग क्या विरोध कर रहे थे? उनके एक नेता थे सैफुद्दीन किचलू, और जो सतपाल थे उनकी गिरफ्तारी का विरोध हो रहा था। तो सरकार ने वहां निहत्थे लोगों पर, बैठे लोगों पर गोलियां चला दी। वहां से निकलने का रास्ता नहीं था, तो वहां की जो कुआं थी वहां लोग मारे गए और कुछ को गोलियों से भून दिया गया। इस तरीके से जो कांड हुआ उसकी जांच के लिए कांग्रेस ने कहा, मदन मोहन मालवीय समिति गठित हुई थी कांग्रेस के नेतृत्व में। उसने कहा हजारों लोग, 1200-1300 लोग मारे गए, और अंग्रेजों ने कहा 300 लोग मारे गए। तो जो आधिकारिक आंकड़े हैं उनकी प्राप्ति करने के लिए कांग्रेस ने दबाव बनाया, तो अंग्रेजों ने हंटर कमीशन का गठन किया था। कौन सा कमीशन था? वो कमीशन था हंटर कमीशन, ठीक है, विलियम हंटर की अध्यक्षता में गठित कमीशन था, और इसने मृत्यु के आंकड़े कम दिए थे। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे दिया जाता है? तो हमारे देश में वेद जो है सबसे प्राचीन ग्रंथ माने जाते हैं। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद और यजुर्वेद, फिर उसके बाद आता है सामवेद, चौथा वेद आता है अथर्ववेद। तो वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय दिया जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौटो। क्या कहा था उन्होंने? वेदों की ओर लौटो, ठीक है, बैक टू वेदास। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक रचना रची, शुद्धि आंदोलन चलाया, आर्य समाज की स्थापना करी 1875 में, और कहा कि वेद सही हैं और वेदों का अनुसरण करो, वेदों के ज्ञान को मानो, ठीक, क्योंकि उसमें तर्क निहित हैं। आगे बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन कब वापस लिया गया था? सविनय, सविनय का मतलब होता है विनम्रता पूर्वक। स मतलब सहित, विनय मतलब विनम्रता।
विनम्रता पूर्वक अवज्ञा करना, किसी भी नियम या कानून की अवज्ञा करना विनम्रता पूर्वक। तो ऐसा आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था और समाप्त हुआ 1934 में, प्रारंभ हुआ था 12 अप्रैल 1930 को। 12 अप्रैल 1930 को प्रारंभ हुई थी दांडी यात्रा। ठीक, दांडी यात्रा से गांधी जी ने दांडी नामक स्थान पर 6 अप्रैल 1930 को पहुंचकर 6 अप्रैल 1930 को पहुंचकर नमक कानून भंग कर दिया। ठीक, नमक कानून भंग कर दिया और यहीं से शुरू हो गया कौन सा आंदोलन, यहीं से शुरू हो गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। लेकिन 1934 में समाप्त कर दिया गया। 1934 में क्यों समाप्त कर दिया गया? क्योंकि जो 1935 का जो एक्ट बना था उसकी रूपरेखा में शामिल किया गया था कि बहुत सारी चीजों को सुधारेंगे, तो गांधी जी ने इसको फिर समाप्त कर दिया था। आगे बात करते हैं, अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट किससे जुड़ा था? अंग्रेजी पत्र जो इंडिपेंडेंट था वो किससे जुड़ा था? तो इंडिपेंडेंट पत्र अंग्रेजी इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ था और इलाहाबाद का वर्तमान नाम प्रयागराज है। और किससे जुड़ा था, कौन इसके संपादक थे? तो मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू जी कौन है? जवाहरलाल नेहरू जी के पिता हैं। ठीक है, और ये स्वराज्य पार्टी की स्थापना में देशबंधु चित्तरंजन दास के साथ मिलकर योगदान दिया था। तो मोतीलाल नेहरू का संबंध है इंडिपेंडेंट पत्र से। आगे बात करते हैं, कैबिनेट मिशन में कौन सदस्य शामिल नहीं था? तो कैबिनेट मिशन क्या था भैया? तो कैबिनेट मिशन जो है अंग्रेजी सरकार के द्वारा भेजा गया ऐसा मिशन था जो देश में भारत में संवैधानिक सुधार के लिए आया था। क्या करने के लिए? संवैधानिक सुधारों के लिए आया था। ठीक है, संवैधानिक सुधारों को करने के लिए, देश में संविधान पूर्वक शासन चले इसकी व्यवस्था करने के लिए आया था। इसमें कौन सा शामिल नहीं था? ये आया कब था? 1946 में आया था, ध्यान रखिएगा, सन 1946 में आया था। और इसके 1 साल बाद देश आजाद हो गया। तो वो क्या करने आया था? संवैधानिक सुधारों की व्यवस्था करने के लिए आया था। कौन शामिल था? पेंथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग शामिल नहीं थे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग शामिल नहीं थे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कौन थे? पेनिसिलिन के आविष्कारक थे, विज्ञान में आप पढ़ेंगे, बैक्टीरिया। युगांतर पार्टी की स्थापना किसने करी थी भाई? युगांतर पार्टी एक क्रांतिकारी पार्टी थी। इसकी स्थापना 1906 में की गई थी। 1906 में करने वाले व्यक्ति थे वारिंद्र घोष। कौन थे? वारिंद्र घोष और अरविंद घोष, इन्हीं में संबंधित थे। भूपेंद्रनाथ दत्त भी संबंधित थे। तो युगांतर पार्टी की स्थापना 1906 में कोलकाता में की गई थी, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, किस समाचार पत्र में महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है? कौन सा समाचार पत्र गांधी जी से संबंधित नहीं है? तो इनमें से आप बताएंगे, इंडियन ओपिनियन संबंधित है, यंग इंडिया संबंधित है, नवजीवन संबंधित है, युगांतर जो है इनसे संबंधित नहीं है। युगांतर पत्र का संपादन वारिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्रनाथ दत्त के द्वारा किया गया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा युगांतर। ये संबंधित नहीं है, ये वाला तीनों हैं गांधी जी से। आगे बात करते हैं, 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसको वीडी सावरकर ने कहा है कमल और रोटी के प्रतीक चिन्ह के माध्यम से प्रारंभ हुआ यह संग्राम कई मायनों में सहायक रहा और 90 साल बाद ठीक देश को आजादी करा दिया। ठीक, कौन सा व्यक्ति था उस समय? गवर्नर लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल जो था 1856 से 62 तक था और 1856 के बाद इसके बीच में 1857 का विद्रोह हो गया था। बाद में 1858 का एक कानून बना था जिसके द्वारा वायसराय कह दिया गया था। गवर्नर जनरल का नाम क्या कर दिया गया था? वायसराय, यानी पद का नाम बदल दिया गया था। ठीक है, तो कैनिंग इस समय गवर्नर जनरल थे। प्रश्न पूछा जाता है भारत का पहला वायसराय कौन था? तो भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था, क्योंकि गवर्नर जनरल के बाद नाम जो परिवर्तित हुआ था वायसराय कैनिंग के समय में हुआ था। 1793 के कॉर्नवालिस कोड किससे रिलेटेड था? लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर था और उसके समय का जो कॉर्नवालिस संहिता थी वो न्यायिक सुधारीकरण से संबंधित है, जिसमें कर और न्याय, कर व न्याय का क्या कर दिया गया था? पृथक्करण कर दिया गया था। ठीक है, कर व न्याय का क्या कर दिया गया था? पृथक्करण। तो ये न्यायिक सुधारीकरण से संबंधित था। कर का निपटारा अलग तरीके से होगा, न्याय की व्यवस्था अलग प्रकार से की जाएगी। तो इस तरीके की व्यवस्था करने के लिए कॉर्नवालिस संहिता रची गई। जैसे हमारे देश में आज कानून के लिए सीआरपीसी है, आईपीसी है, भारतीय दंड संहिता है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा न्यायिक सुधारीकरण
और कार्नवालिस को भारत में लोक सेवा सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं 1857 की क्रांति में नाना साहब के सलाहकार कौन थे? अजीमुल्ला खां थे। अजीमुल्ला खां नाना साहब के सलाहकार थे। नाना साहब ने कहाँ नेतृत्व किया था? नाना साहब ने कानपुर में नेतृत्व किया था। ठीक है, नाना साहब ने कानपुर में नेतृत्व किया था। बाद में अंग्रेजों ने इनको बिठूर भेज दिया गया था। ठीक है, ये क्यों लड़े थे? क्योंकि इनकी पेंशन संबंधी मामला था इस आंदोलन में, तो बाद में फिर इनको जो है बिठूर अंग्रेजों ने भेज दिया था। किस नियम के द्वारा भारत ने महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि दी गई थी? ठीक है, केसर हिंद की उपाधि दी गई थी, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया को ये जो केसर हिंद की उपाधि किस नियम के तहत दी गई थी? तो वो नियम था 1876 का राजकीय उपाधि नियम बनाया गया था। इसके अंतर्गत इनको भारत की साम्राज्ञी, ठीक है, भारत की साम्राज्ञी क्वीन ऑफ इंडिया घोषित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बटलर समिति का गठन क्यों किया गया था? तो बटलर समिति का गठन जो है ब्रिटिश सत्ता के साथ आर्थिक संबंधों का निर्धारण करने के लिए बटलर समिति का गठन 1927 में किया गया था। ध्यान रखिएगा, बटलर कमेटी का गठन ब्रिटिश सत्ता के साथ आर्थिक संबंधों का निर्धारण करने के लिए किया गया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह में कौन संबंधित नहीं था? तो कौन संबंधित नहीं था 1857 के विद्रोह में? तो बेगम हजरत महल, ये लखनऊ से संबंधित थी। ठीक, ये लखनऊ से संबंधित थी। कुंवर सिंह जो है बिहार में जो है जगदीशपुर से संबंधित थे। जगदीशपुर में इन्होंने नेतृत्व किया था। ऊधम सिंह नहीं थे। मौलवी अहमदुल्ला एक फैजाबाद के मौलवी थे, इन्होंने वहां नेतृत्व करवाया था। और ऊधम सिंह जो है 1940 में माइकल ओडायर की हत्या करी थी लंदन में जाकर, ये इससे संबंध नहीं थे। ध्यान रखिएगा, ऊधम सिंह संबंधित नहीं थे 1857 से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के समय किसे डंका साहे के नाम से जाना जाता था? तो मौलवी अहमदुल्ला साहे को डंका साहे के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मौलवी अहमदुल्ला साहे को डंका साहे के नाम से जाना जाता था। किसने क्रांति में भाग नहीं लिया? 1857 की क्रांति में कौन भाग नहीं लिया? तो इस समय इस क्रांति में भाग लेने वाले व्यक्ति थे खेतिहर मजदूर, कृषक, लेकिन साहूकार और जमींदार जो अंग्रेजों के चाटुकार थे वो जो है इस क्रांति में हिस्सा नहीं लिए। और हमारी क्रांति जो है पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाई, क्योंकि बहुत सारे जो रियासतें थी वो अंग्रेजों की मातहत थे, अंग्रेजों से वफादारी का परिचय दिया। इसका 2 और 4 हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी। दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ था। पहला अधिवेशन 1885 में स्थापना हुई थी मुंबई में, और ये जो है दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। और कलकत्ता, ठीक, यहाँ अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने करी थी। दादा भाई नौरोजी और कब इसके अध्यक्ष रहे? तो 1893 में भी रहे और 1906 में भी रहे। 1893 में लाहौर में हुआ था और 1906 में कलकत्ता में फिर से हुआ था। ठीक है, जहां पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य रखा गया था। क्या रखा गया था? पूर्ण स्वराज्य, इसकी बात कही गई थी। ठीक है, बाद में यह पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया 1929 के अधिवेशन से, लेकिन ये 3 अधिवेशन में इनके अध्यक्ष रहे। दादा भाई नौरोजी के ग्राउंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, भारतीय राजनीति के भीष्म पितामह दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। आगे बात करेंगे। लिनलिथगो आयोग 1928 का संबंध किससे है? लिनलिथगो आयोग 1928 में लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में गठित किया गया था, जो भारतीय कृषि की स्थिति के संबंध में बात करने के लिए गठित किया गया था। आगे बात करते हैं, मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष कौन था? मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष कौन था? तो मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष आगा खां था। और 30 दिसंबर 1906 को इसकी स्थापना हुई थी ढाका में। इसकी स्थापना हुई थी मुस्लिम लीग की, कहाँ स्थापना हुई थी? ढाका में हुई थी, और इसके अध्यक्ष थे आगा खां। ठीक है, आगे बात करते हैं। महात्मा गांधी ने अपनी 11 सूत्री मांगे किस लेख में प्रकाशित की थी? तो यहाँ पास गांधी जी का जीवन परिचय संबंधी महत्वपूर्ण बातें हैं, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। और महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में 1929 के आसपास लाहौर अधिवेशन के बाद अपनी 11 सूत्री मांगे प्रस्तुत की थी। ठीक है,